तो 5 राज्यों में वोटों की गिनती का काम जारी है। लगातार रुझान पर रुझान आते जा रहे हैं और तस्वीर और साफ होती जा रही है। बीजेपी के लिए खुशखबरी आ रही है असम में, जहां कमल खिलता दिख रहा है, जबकि कांग्रेस के लिए बुरी खबर। कांग्रेस चारों खाने पस्त होती, चित होती साफ दिख रही है। अगर हम असम की बात करें, 126 में से 120 सीटों के रुझान मिल रहे हैं। 79 पर बीजेपी गठबंधन आगे, 23 पर कांग्रेस, 13 पर AIUDF। जबकि पश्चिम बंगाल में दीदी रिटर्न्स, ये हमारी हेडलाइन है। जबरदस्त बात करें, 126 में से 120 सीटों के रुझान मिल रहे हैं। 79 पर बीजेपी गठबंधन आगे, 23 पर कांग्रेस, 13 पर AIUDF। जबकि पश्चिम बंगाल में दीदी रिटर्न्स, ये हमारी हेडलाइन है। जबरदस्त परफॉर्मेंस। 294 में से 294 सीटों के रुझान, 215 पर तृणमूल कांग्रेस आगे है। जबकि तमिलनाडु में 27 साल के ट्रेंड को तोड़ते हुए सत्ता में जबरदस्त वापसी कर रही है जयललिता। 234 सीटों में से 134 सीटों पर उन्होंने बढ़त बना ली है। तो यह साफ कहा जा सकता है, यह रुझान ही सही, अब ये जब नतीजों में तब्दील होंगे, इसमें कतई कोई शक व शुबा नहीं रह गया है कि जयललिता सत्ता में वापसी कर रही हैं। पुडुचेरी से अगर आप इसे कॉन्सोलेशन प्राइज माने तो कांग्रेस को हल्की फुल्की मुस्कुराहट की उम्मीद दिख रही है। जबकि वाम खेमा केरल में वापसी करता दिख रहा है। 5 साल बाद ये वापसी हो रही है। मेरे साथ 4 खास मेहमान, नीलांजन मुखोपाध्याय, TK राजलक्ष्मी, नीलाभ मिश्रा और संजीव त्रिवेदी लगातार बने हुए हैं। कांग्रेस से अभी हमें ज्यादा प्रतिक्रिया नहीं मिली है, लेकिन बीजेपी के गोपाल कृष्ण भी मेरे साथ जुड़े हुए हैं। अब बात करते हैं तमिलनाडु की। तमिलनाडु में क्या हुआ नीलांजन? 27 साल पुराना वो ट्रेंड, वो सत्ता का कन्वेयर बेल्ट कि पहले इस बार आपका सूटकेस आ गया, अगली बार हमारा आ जाएगा, वो कैसे टूटा? मुख्य तौर से 2 बातें मुझे लगती हैं, अभी बहुत और डिटेल्स में रिजल्ट्स को देखना पड़ेगा। एक तो जो डीएमके के खिलाफ जो पुराने करप्शन के चार्जेस थे वो लोग अभी नहीं भूले हैं। हमको ये मानना पड़ेगा कि उनके परिवार के, मतलब करुणानिधि के परिवार के ऊपर डायरेक्ट एलिगेशंस थे। दूसरी बात ये कि जो डीएमके करुणानिधि के परिवार में जो जनरेशन नेक्स्ट को लेके जो लीडरशिप में जो टसल थी, वो इसमें स्टालिन के फेवर में उन्होंने सेटल की, लेकिन जो आलागिरी लेक्चर से बिल्कुल, कैंपेन से बिल्कुल अलग रहे, वो अभी तक रिजॉल्व नहीं हुआ है। और जिसके वजह से शायद वोटों का बंटवारा हुआ है। जो वोटों का बंटवारा जो फ्रेगमेंटेड इस बार इलेक्शन रहा है, जो 4 जो अलग अलग खेमे हैं, वो भी उस कारण हो सकता है। जब डिटेल्ड नतीजे आएंगे तब हम लोग वोट शेयर देखेंगे, तब हम लोग वाकई समझा पाएंगे। एक चीज जो क्लियर है वो ये कि जयललिता अभी राजनीति, रेवड़ी बांटने की राजनीति, जयललिता अभी भी सबसे ज्यादा करिश्मेटिक लीडर है। नहीं, देखिए तमिलनाडु में खास बात क्या हुई, अकेला राज्य है इस दफा। 100 करोड़ रुपए जब्त हुए, उसमें 70 करोड़ की तो दारू थी, शराब थी। और प्रोहिबिशन के मामले में डीएमके ने साफ कर दिया प्रोहिबिशन लगाने वाले हैं, जबकि फेज प्रोहिबिशन की बात की जयललिता ने। छोटा सा क्लैरिफिकेशन, ये जो कैश जो रिकवर हुआ है, मुझे लगता है कि इलेक्शन कमीशन थोड़ा अपने ब्रीफ से बाहर जा रही है। अगर हम बहुत कैश नहीं, हम सामान, सॉरी मैं कैश की बात कर रहा हूँ, मेरी बात सुन लीजिए क्योंकि बहुत इंपॉर्टेंट बात कर रहा हूँ। जब ये मेजर हेडलाइन में आते कि 570 करोड़ सीज्ड, बहुत बड़ी हेडलाइन हुई सब अखबारों में, लेकिन कहीं नहीं अखबार आई। अगले दिन स्टेट बैंक ऑफ इंडिया का एक बयान आया, बिल्कुल कि साहब ये हम एटीएम में कैश मूव करने, पर मैं उस 570 करोड़ को नहीं जोड़ रहा हूं इसमें, मैं 100 करोड़ की बात कर रहा हूं। सवाल ये कि नियम बनाया गया कि जो भी आदमी से 50,000 रुपए से ज्यादा बरामद हो तो उसको इलेक्शन रिलेटेड ब्राइबरी माना जा रहा है। देखिए, यहां मैं क्लैरिफाई कर दूं अपने दर्शकों को, ये सिर्फ कैश की बात नहीं कर रहा हूं, मैं काइन की भी बात कर रहा हूं। 70 करोड़ की तो दारू जब्त हुई है। मैं कह रहा हूं कि अगर 10% करप्शन हुआ है तो उसको 50% करके पेश ना किया जाए, ठीक है। करप्शन तो ये जो है पार्टी, ये रेवड़ी बांटने की राजनीति काम कर गई है। ये बुर्जुआ पार्टीज जिसको हम कहते हैं, ये तो हमेशा करती आई है। ये इसमें कोई कोई नई बात नहीं है ना। और पर ये रेवड़ियां बांटने वाली आप जो बात करें, वेलफेयर स्कीम्स जो है, बहुत सारी चीजें महिलाओं के लिए, यूथ के लिए, चाहे बाइसाइकिल्स हो, चाहे लैपटॉप्स हो, चाहे ये मेटर्निटी अलोवेंस हो, उसके बाद इसका लीव भी जो है, उन्होंने जो है एनहांस किया था। गोल्ड
हाँ, तो बहुत सारी चीजें, हाँ वो स्टेट एक्सचेकर से उनको ये एक्सपेंसेस मीट तो करनी पड़ेंगी। हाँ, पर लोग कह रहे थे कि देखिए भ्रष्टाचार के आरोप भी लग रहे हैं, प्रोहिबिशन पे अभी रुख साफ नहीं कर रहे हैं, डीएमके ने लीड ले ली ये कह के कि नहीं हम तो प्रतिबंध पूरा लगा देंगे। जयललिता फेज्ड प्रोहिबिशन की बात कर रही थी। फ्लड्स का मुद्दा कि नहीं बाढ़ आई चेन्नई में, उसकी गूंज भी इस चुनाव में सुनाई देगी। रुझान तो कुछ और कह रहे हैं। वो जो लिकर का जो इश्यू ना, ये आपके महिला जो वोटर हैं उनको अपील करता है। पर वो तो डीएमके ने लीड ली, उस मामले में डीएमके ने लीड ली। हाँ वहाँ के उन्होंने कि वो कम्प्लीटली उसको कंप्लीट प्रोहिबिशन करेंगे। पर जयललिता का एक इमेज जो है एज अ वुमन लीडर, और ये जो परिवारवाद वाला जो धब्बा है जो डीएमके पर लगता है, ये इनके साथ नहीं लगता है, क्योंकि मुझे एक चीज समझाइए, इस दफा तमिलनाडु में खास बात क्या हुई, दोनों तरफ के स्टार प्रचारक जो थे वो प्रचार ही नहीं कर पाए। दरअसल सही मायने में उन्होंने प्रचार नहीं किया। जयललिता के तो जो कार्यकर्ता थे वो कैमरास के सामने खड़े हो जाते थे कि उनकी एंट्री भी ढंग से रिकॉर्ड ना हो पाए। और हम जानते हैं 93 साल के पैट्रियार्क, अगर मैं शब्द इस्तेमाल करूं, उन्होंने कितना कम प्रचार किया है। बावजूद इसके इन दोनों के इर्द गिर्द ही घूमी है ये पूरी की पूरी पॉलिटिक्स, या इन रुझानों में कुछ बदलते तमिलनाडु की राजनीति की झलक भी दिख रही है? देखिए, एक स्तर पे देखें, ठीक है जयललिता चुनाव प्रचार वैसे नहीं कर सकी, लेकिन उन्होंने उसका एक इनोवेटिव तरीका निकाला। उनकी तबीयत खराब है, सभी जानते हैं, और बहुत बुरी तरह खराब है, लेकिन उन्होंने एक इनोवेटिव 50-50 कंस्टिट्यूएंसी एक साथ सबको बुला करके उन्होंने एक साथ एक दिया। उसमें देखिए एक फायदा ये हुआ कि उनको अपनी जो ऑर्गेनाइजेशनल ताकत थी वह दिखाने का मौका मिला, क्योंकि 50 लोगों को, अगर 50 उम्मीदवारों को वो लेकर आ रही हैं और 50 कंस्टिट्यूएंसी से अगर उनकी पार्टी जनता को सुनने के लिए ला रही है, तो ये दिखाता है कि पेनिट्रेशन उनके संगठन का कितना है नीचे तक। और हम अब चुनाव जो है उसके मायने वहाँ व्यक्तित्व जो है वो मान लीजिए 2-3%, 5% का इधर उधर होता है, वो करता है, लेकिन द्रविड़ राजनीति की जड़ें अभी इतनी गहरी हैं तमिलनाडु में, और उसका संगठनात्मक ढांचा भी इतना गहरा है कि गांव-गांव तक वो उसकी पकड़ है। तो इसमें अगर 1-2% जो इधर से उधर, जिसको कहते हैं फ्लोटिंग वोट, उस फ्लोटिंग वोट में तात्कालिक स्थिति किसकी बनती है, हाँ। यह निर्भर करता है। इसलिए मेरे साथ अनिल बलूनी भी जुड़ चुके हैं, बीजेपी के प्रवक्ता हैं। और अनिल, आप राजनेता बनने से पहले पत्रकार थे। आज मैं अपनी जिम्मेदारी आपको सौंपूं, ये 5 राज्यों के जो रुझान दिख रहे हैं, इनकी 3 हेडलाइन आपकी नजरों में क्या है? देखिए संदीप जी, मैं तो यही लिखूंगा कि भारतीय जनता पार्टी बढ़ रही है, कांग्रेस घट रही है। भारतीय जनता पार्टी का फैलाव पूरे देश में हो रहा है और कांग्रेस एक पिछलग्गू पार्टी बन के रह गई है। यही इसका मर्म है। आप देखिए असम के अंदर भारतीय जनता पार्टी का 12.9% वोट था और उसके बाद हमने टेक ऑफ किया। आप अगर उसको देखेंगे तमिलनाडु, केरल और पश्चिम बंगाल में वही स्थिति जो 2011 में हमारी असम में थी, अब केरल और पश्चिम बंगाल में हो रही है। हमने अपना आधार तैयार कर लिया है और अब टेक ऑफ करने का टाइम है। नहीं, अब यहाँ पे ये थोड़ी स्पिन कर दिया आपने अनिल, थोड़ी स्पिन डॉक्टरिंग कर दी। अब केरल में तो सबसे ज्यादा आरएसएस की शाखाएं हैं, वहां पर कब से बेस बना रहे हैं और कब तक बनाते रहेंगे? देखिए, मैं संदीप जी बता दूं। देखिए, केरल की पॉलिटिक्स वो बाइपोलर पॉलिटिक्स थी, हमने उसको ट्राइपोलर पॉलिटिक्स कर दिया है। आज भारतीय जनता पार्टी का वोट 10% से ऊपर होगा और वहां की जो राजनीति वो ट्राइपोलर हो जाएगी। और केरल में हम तैयार कर लिया हमने। देखिए, अब केरल के लोगों को ये विश्वास होगा कि भाई बीजेपी है, और अगला जो हमारा जब टेक ऑफ होगा केरल में, हम वहां सत्ता के सबसे बड़े दावेदार होंगे अगले चुनाव के अंदर। यही पश्चिम बंगाल में लोगों को विश्वास है, नहीं भी बीजेपी का वोट परसेंट 12-13-14% हो गया है। तो निश्चित तौर पर दोनों राज्यों में, पूरब में, पश्चिम में, उत्तर में, दक्षिण में, आप देखिए भारतीय जनता पार्टी का फैलाव। कश्मीर में कभी कोई मानता था जम्मू कश्मीर में बीजेपी की सरकार होगी, आज वहां हमारी सरकार है। असम में आज देखिए सुदूर पूर्व में भी हमारी सरकार हो गई, पश्चिम में पहले से हमारी सरकार है और दक्षिण में भी हम लोग बढ़ रहे हैं। तो निश्चित तौर पर बीजेपी बढ़ रही है और कांग्रेस घट रही है। असम में ये चुनाव का संदेश बीजेपी के गठबंधन की ये जीत सोनोवाल की जीत है या हेमंता की जीत है? देखिए,
भारतीय जनता पार्टी और जब भी चुनाव लड़ते हैं हम संगठन के नाम पे चुनाव लड़ते हैं और ये सबकी जीत है, पूरी भारतीय जनता पार्टी की जीत है। हमारे एक एक कार्यकर्ता ने मेहनत की है। चेहरा तो असम के आपने अंदर सोनोवाल हमारे को बनाया है ना? जुटा है। ये बात केरल निश्चित तौर पर नहीं, देखिए मैंने बताया ना, हमने चेहरा जरूर बनाया है सोनोवाल का। सोनोवाल जी का बड़ा योगदान है और प्रत्येक कार्यकर्ता का योगदान है, इसलिए किसी व्यक्ति की नहीं, पार्टी की जीत है। और असम के अंदर भारतीय जनता पार्टी स्थायी तौर पे देखिएगा। देखिए एक संदीप जी बड़ी मजेदार बात है, आप देखिए जहां हमारी सरकारें वो लंबे समय तक सरकारें रहती हैं, असम के अंदर हम लंबे समय तक सरकार देंगे, ये बात तय है। राजस्थान में तो नहीं होता ऐसा इनका। हाँ, राजस्थान में तो आप लंबी सरकार तो नहीं देते, हर 5 साल बाद आप चेंज होता है, फिर हिमाचल में भी अब चेंज होता है। देखिए वो ऐसी बात तो आप निश्चित तौर पर आप अपवाद गिना देंगे, मैं मानता हूं, लेकिन आप देखिए हम छत्तीसगढ़ में स्थायी हैं, हम मध्य प्रदेश में, गुजरात में हम लोग स्थायी तौर पर सरकारें दे रहे हैं, लंबे समय से दे रहे हैं। तो ऐसा जरूर है कि एक आध स्टेट में आप ऐसा भी गिनाएंगे, लेकिन आज भारतीय जनता पार्टी पूरे देश में सबसे ज्यादा